आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आव्यूह के बारे में। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आव्यूह क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है, समझ गए। और क्लास में मैंने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा दिया था, बट जो है एक क्लास छुट्टी हुई थी तो उसको हम बता रहे हैं आव्यूह के बारे में। क्या देखो, आव्यूह किसे कहते हैं, पहले जानेंगे आव्यूह किसे कहते हैं। तो mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें m पंक्तियों और n स्तंभों को आयताकार सारणी में रखा जाता है। क्या होता है, आव्यूह एक संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय किसे कहते हैं, संख्याओं का ऐसा समूह जिसे परिभाषित किया जा सकता है उसे समुच्चय कहते हैं। तो तुम्हारा जो आव्यूह होता है क्या है, यह संख्याओं का समुच्चय है। और ये किन संख्याओं का समुच्चय है, तो mn संख्याओं का, mn, जिसमें m क्या है, तुम्हारी पंक्ति है और n क्या है, स्तंभ है। पंक्ति और स्तंभ का ये समुच्चय है और इसे क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स कहते हैं, समझ गए। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसे आयताकार सारणी में पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, उसे आव्यूह कहते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पे हम A11, A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे करके अगर लिखते हम हैं तो ये हमारा जो है आव्यूह है, समझ गए, mn संख्याओं का। इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम है 3 × 3। आव्यूह को लिखते समय पहले पंक्ति लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, हम स्तंभ लिखते हैं। जो इसकी कोटि होती है या क्रम होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 × 3 कोटि का आव्यूह है, समझ गए। 3 × 3 क्या, आव्यूह की कोटि है। अगर तुम्हें कोई पूछता है या सवाल में आता है कि कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो वही पंक्ति गुणे स्तंभ आव्यूह की कोटि होगी। आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है या कहीं कहीं छोटे ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, समझ गए। दोनों से यूज किया जाता है, कहीं कहीं बड़ा ब्रैकेट होता है, कहीं कहीं छोटा ब्रैकेट में भी दे देता है। आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका है। देखो, अगर आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n है तो आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, तो अवयवों की संख्या m × n होगी, समझ गए। यानी हम कहें कि ये हमारा 2 × 2 का आव्यूह है, इसमें कितने अवयव होंगे, तो 2 × 2 बराबर कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे। ये 3 × 3 का है तो इसमें कुल कितने अवयव होंगे, तो 9 अवयव होंगे, समझ गए। अवयवों की संख्या पंक्ति गुणे, हाँ देखो ये हो गया। अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो m × n का अगर आव्यूह है तो m × n अवयवों की संख्या हो जाएगी, समझ गए। अब देखो, हम आव्यूह के प्रकार में देखेंगे, कुछ आव्यूह के प्रकार को समझ लेते हैं। देखो, अगर आव्यूह दिया है उसमें पंक्तियों की संख्या, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो है अधिक है स्तंभों की संख्या से, अगर कोई आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है तो उस आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, समझ गए। और यदि स्तंभों की संख्या, कोई आव्यूह दिया गया है उसमें स्तंभों की संख्या ग्रेटर देन है पंक्तियों की संख्या से, पंक्ति की संख्या, तो इस आव्यूह को क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, समझ गए। मतलब देखो, इसमें पंक्ति अधिक होगी, स्तंभ से पंक्ति अधिक होगी। जैसे ये आव्यूह हम ले लें, जैसे इसके सामने ही ले लेते हैं। देखो, इसमें पंक्ति हमें अधिक करना है ना, पंक्तियों की संख्या को, तो 2, 3, 4, 5,
6 7। देखो ये किस क्रास का अवयव है, इसका कोटि क्या होगा? हाँ, इसकी कोटि क्या होगी? तो 3 क्रॉस 2। पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्षैतिज अवयव कहेंगे। क्षैतिज का मतलब कि इसमें पंक्ति अधिक है। और यदि स्तंभ अधिक होंगे, स्तंभ अधिक होने का मतलब 3 4 5 2 4 6। अब ये किस क्रॉस का अवयव है? 2 क्रॉस 3 का है। समझ गए? अब देखो इसमें स्तंभों की संख्या अधिक हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। समझ गए? अब इसके बाद पंक्ति अवयव आता है और स्तंभ अवयव आता है। पंक्ति अवयव और एक आता है स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। स्तंभ अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहते हैं। समझ गए? इसको थोड़ा समझना है बस। इसके बाद देखो विकर्ण अवयव है, ये ध्यान से समझना है। विकर्ण अवयव पूछा जाता है और समझना भी पड़ता है विकर्ण अवयव को। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? विकर्ण अवयव, विकर्ण जानते हो ना? विकर्ण कहाँ पे मिलता है? में त्रिभुज चतुर्भुज कहाँ पे मिलता है? हाँ, चतुर्भुज और त्रिभुज में कर्ण मिलता है। समझ गए? तो चतुर्भुज में तो देखो विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 हमने कर दिया 0 0, यहाँ पे 0 5 0 0 0 6 कर दिया। समझ गए? तो ये विकर्ण पे जो अवयव स्थित हैं, ये इनको छोड़कर शेष अवयव शून्य हो तो इसे क्या कहेंगे हम? विकर्ण अवयव कहते हैं। समझ गए? और विकर्ण अवयव कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो विकर्ण अवयव वर्ग अवयव में देखने को मिलता है। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? वर्ग अवयव, वर्ग अवयव किसे कहते हैं? तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। और वर्ग अवयव के अंदर ही आता है विकर्ण अवयव और इकाई तत्समक अवयव। समझ गए? तो इसको हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। इसकी कोटि क्या है? 3 क्रॉस 3 की है, स्तंभ पंक्ति के बराबर है, तो ये विकर्ण अवयव हो गया। अब इसके बाद देखो इकाई तत्समक अवयव किसे कहते हैं? इकाई तत्समक अवयव, इकाई तत्समक अवयव को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इकाई तत्समक अवयव तो विकर्ण पर उपस्थित अवयव बराबर हो या एक हो, बराबर हो। समझ गए? विकर्ण पर उपस्थित अवयव एक हो और शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। समझ गए? तो इसे हम क्या कहेंगे? इकाई तत्समक अवयव कहेंगे। जो विकर्ण पर उपस्थित अवयव है वो एक हो और शेष अवयव क्या हो? शून्य हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इकाई तत्समक अवयव, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? अब देखो अवयव के गुणधर्म में कुछ हम जान लेते हैं। अगर 2 अवयव बराबर हैं, अगर 2 अवयव हमने दिया है, ये दे दिया ABC और ये दे दिया BDF ऐसे करके, और बराबर हो गया ये 4 3 2 5 6 7, तो देखो A के बराबर क्या होगा? 4 होगा। अगर 2 अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। अगर 2 अवयव बराबर दिया है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ गए? एक और अवयव का प्रकार है इसमें, देखो ऊपरी त्रिभुज जो है निम्न त्रिभुजीय अवयव और ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव और ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ये विकर्ण वर्ग अवयव के अंतर्गत ही आता है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। तो पहले हम क्या देख लेते हैं? ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी का मतलब क्या होता है जी? ऊपर। अगर ये हमारा वर्ग अवयव है उसमें
हम अवयव के कोई ले लेते हैं। देखो, तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब होता है कि जो त्रिभुज हमारा बन रहा है, समझ गए, इसके ऊपर का अवयव, मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव शून्य हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज के, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, अगर इसको मिला दो तो बनेगा कि नहीं त्रिभुज, तो इसीलिए इसका नाम ऊपरी त्रिभुजी रखा गया कि जो त्रिभुज हमारा बन रहा है उसके ऊपर वाले अवयव शेष क्या रहेंगे? कोई न कोई अंक रहेंगे, समझ गए, यानी कि ये शून्य रहेगा। या इसको एक तरह से और परिभाषित कर सकते हो कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव सब शून्य हो, तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। यहीं पे एक लाइन और, अब देखो इसी चीज को हम लिख लेते हैं, 1 3 5, ये हो गया मुख्य विकर्ण ना। अब मुख्य विकर्ण के हम ऊपर को 0 कर दे रहे हैं, 0 0 0 हो गया 6 1 0 0 5 3 8, ये इसको हम जो है 4 कर लेते हैं। तो अब देखो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव शून्य हो, समझ गए, उसे क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अर्थात ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके नीचे वाले अवयव क्या है? सब अलग अलग हैं, तो इसलिए इसको निम्न त्रिभुजी, और इसके ऊपर वाले हैं इसलिए इसको ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो याद रखना, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। देखो, दो समान क्रम के अगर आव्यूह हैं, उनका तुम योगफल करो या घटाना करो, उनके कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ गए। दो समान क्रम के आव्यूह, जैसे हम कहें कि ये तुम्हारा समान क्रम का आव्यूह है, इसको तुमने जोड़ा या घटाया किसी में भी, समझ गए, किसी भी आव्यूह में तुमने जोड़ा या घटाया, तो हाँ 2 क्रॉस 2 का है, तो अगर जोड़ने या घटाने पर उसी क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है, समझ गए। दो समान क्रम के आव्यूहों को जोड़ने या घटाने पर उसी क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है। अब देखो ए और बी तुम्हें दो आव्यूह दिए हैं, तो इनका गुणा कब संभव होता है? ए और बी दो आव्यूह दिया गया है, इनका तुम्हें गुणा करना है। हाँ, तो कब गुणा संभव होगा? तो ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, बी के पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, समझ गए। ए और बी का गुणन तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के अधिक नहीं, बराबर जी, अधिक नहीं, हम उल्टा कर दे, बराबर। ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तो आव्यूह का गुणन संभव होगा, नहीं तो आव्यूह का गुणन संभव नहीं होगा। आव्यूह, दो आव्यूहों का गुणन तभी संभव होता है जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या, यानी पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति अगर बराबर है तो आव्यूह का गुणन संभव है, नहीं तो गुणन नहीं किया जाएगा। जितना तुम सवाल करते आए हो ना, तुम ध्यान नहीं देते हो, लेकिन सब में वैसा रहता है। जितने का हम गुणा किए हैं ना, तो सब में वो वैसा रहता है, ये कंडीशन, स्तंभ और पंक्ति बराबर होता है। एक आध गड़बड़ बताओ, कौन सा गड़बड़ था गुणा किए थे? अच्छा चलो ठीक है, कल देख के आना। तो ये नियम है, समझ गए।
अब चलो हम जो है आव्यूह का गुण पढ़ लिए, आव्यूह का प्रकार पढ़ लिए, और इसके बाद हम 3.1 कर लेते हैं। 3.1 का फटाफट कुछ सवाल है, छोटी सी प्रश्नावली है। 3.1 3.1 का आव्यूह ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है हमें, क्या दिया, 2 5 19 7, 2 5 19 -7, और दिया है 35 -2 15/2, और दिया 5/2 है, 5/2 12, करड़ी में 3 1 माइनस। देखो इसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि क्या होगी बताओ। हाँ देखो पहले पंक्ति देखो, तो पंक्ति 1 2 3, तो 3, और स्तंभ 1 2 3 4, तो 3 × 4 हो गया इसकी कोटि। आगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 3 12। आगे अवयव इतना इतना पूछा है, जैसे हमसे पूछा है A13 A21, A13 A21, और पूछा है A33 A24। देखो A13 का मतलब हो गया, ये पंक्ति को बताता, ये स्तंभ को बताता, पहले पंक्ति और तीसरा स्तंभ, समझ गए, यानी पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, समझ गए। इसको इस तरह कहेंगे, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, तो पहले पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है 19, तो बराबर 19 हो गया। पहले पंक्ति का और दूसरे पंक्ति का पहला अवयव 35, इसी तरह तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 5 -5, हाँ दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12, तो इस तरह लगा लेंगे, समझ गए। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल दिया है, यदि आव्यूह 24, यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अगर कोई आव्यूह दिया गया है उसमें 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां का मतलब इसको कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है, कितने आव्यूह बनाया जा सकता है। तो जितने 24 के गुणनखंड होंगे उतने आव्यूह को बनाया जा सकता है। पहला 24 × 1 हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा, हाँ 2 × 12 हो गया, 4 × 6 हो जाएगा, 5 से नहीं होगा ना, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 × 4 यानी कि इसका उल्टा 6 × 4 हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 × 3, 9 से नहीं होगा, हाँ 12 से होगा, 12 × 2 हो गया, तब 12 × 2। अब किसी से नहीं होगा तो इसकी ये संभव कोटियां हो जाएंगी। इस 1 × 24, 24 × 1 की है तो उसका उल्टा भी लिखेंगे, सबका उल्टा भी होगा, देखो सबका उल्टा लिखे हैं कि नहीं, 8 × 3 3 × 8, ठीक है सबका उल्टा लिखे हैं। तो इस तरह जो है 6 × 4 4 × 6, तो ये संभव कोटियां हो जाएंगी 24 का। इसके आगे है कि 18 अवयव तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, तो 18 का भी बना लो, 18 का भी इसी तरह खंड करते जाएंगे, पहले 1 × 18, फिर 2 से, 2 × 9, फिर 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 3 18, 7 से नहीं, 9 से होगा, 9 2 18, 10 अब हो गया, तो अब बस इनका 10 से नहीं होगा, कुछ से नहीं, तो उलट दो बस, 18 × 1, 9 × 2, 6 अच्छा उलट गल है, 6 × 3, 6 × 3 3 × 6, 100 मिनट, मतलब संभव कोटियां ये हो जाएंगी। आगे देखो ये सवाल थोड़ा सा है लगाने लायक, ये दिया है AIJ बराबर दिया है हमें I + J/2 इसका होल स्क्वायर। हमें 2 × 2 का आव्यूह बनाना है। हमें A बराबर देखो ये क्या दिया है, I क्या है जी, पंक्ति है, J क्या है, स्तंभ है। हमें 2 × 2 का बनाना है, यानी कि 2 × 2 का मतलब 4 अवयव लेना होता है, समझ गए। पहला अवयव को हम पंक्ति में अभी सबसे पहले क्या लिखे थे, A11 A12 लिखे थे ना, अभी इस टाइप का होता है। तो A11 का मतलब पहला अवयव मिलेगा, A11 A12 A21
A22। अगर यही कह देता 3x3 का है तो फिर बढ़ा देते A11 A12 A13, समझ गए। तो चलो A11 क्या मिल जाएगा, हर जगह 1 रखो, 1 + 1 बटा 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 4 बटा 2, 2 दूना 4। ये A12 1 + 2, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, A21 तो ये भी हो जाएगा बटा 2, 9 बटा 2, 2 + 2, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, यानी 2 8 16। तो देखो A11 हमने पंक्ति से लिखा है, जैसे तो पंक्ति से लिख दो 2 9 बटा 2 9 बटा 2 8, ये हमारा हो जाएगा AIJ बराबर, मतलब आप भी हो जाएगा जो आप भी लिखने के लिए कहा था 2x2 का A बराबर हमें मिल गया। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल AIJ बराबर दिया है। AIJ बराबर क्या दिया है, I बटा J। तो हम निकालेंगे A11 तो 1 बटा 1 बराबर 1, A12 1 बटा 2, हाँ 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 ही रहेगा। A21 तो क्या आ जाएगा 2 बटा 1 बराबर 2, हाँ A22 2 बटा 2 1, तो A बराबर क्या आ जाएगा 1 1 बटा 2 2 1, ये आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा सवाल है AIJ बराबर दिया है, AIJ बराबर क्या दिया है, I + 2J का होल स्क्वायर, I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2, तो A11 यानी कि 1 धन 2 का होल स्क्वायर, 1 धन 2 हाँ बटा 2 9 बटा 2, A12 यानी कि 1 धन 2 2 गुणे 2 हाँ का होल स्क्वायर बटा 2, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2, 25 बटा 2। A21 तो हो जाएगा 1 हाँ 2 होगा, 2 + 2 गुणे 1 बटा 2, इसका होल स्क्वायर है, तो 2 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटा 2 2 8 16, A22 यानी कि 2 धन 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 4 2 6 का वर्ग 36 18, ए बराबर आ जाएगा ये 9 बटा 2 25 बटा 2 8 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लगा लेंगे, समझ गए। तो ये हमारा जो है 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देख लेते हैं। पाँच नंबर में भी 3x4 का है। देखो अब इसमें 5 नंबर सवाल में दे दिया AIJ बराबर 5 गुणे 4, मतलब पंक्ति 5 हो गई और स्तंभ क्या हो गया 4 हो गया। तो अब पांचवा में पहला सवाल दिया है, ये तो मैंने लिखा है 5x4 का है। तो पहला सवाल इसमें दिया है AIJ बराबर 1 बटा 2, AIJ बराबर 1 बटा 2 माइनस 3I + J। तो A11 बराबर क्या मिल जाएगा 1 बटा 2 माइनस 3 गुणे 1 + 1, 1 बटा 2 माइनस 3 + 1, 1 बटा 2 माइनस 2 यानी कि 2 बटा 2, एक आएगा, सही है। बाहर निकालोगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। A12 निकालो, A12 का मतलब 1 बटा 2 ब्रैकेट में माइनस 3 गुणे 1 + 2, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 ब्रैकेट में माइनस 3 धन 2, यानी कि आ जाएगा 1 बटा 2 गुणे 1 माइन
हैं? हाँ सही लग रहा होगा। ए 1/2 A21 लगाएंगे तो क्या 1/2 आई का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -3 × 2 धन 1 20 तो इसमें 3 × 4 का है तो 3 चौक का 12 रहेंगे। 5 × 4 लिखे हैं तो 3 × 4 कर देना 12 अवयव रहेंगे। 5 × 4 करोगे तो 20 हो जाएंगे। 1/2 3 दूना 6 ये आ जाएगा -6 + 1 यानी कि 5/2 आ जाएगा। A21 A22 A13 भी निकालना पड़ेगा। 3 पंक्ति हैं, A13 भी निकालना पड़ेगा। इसमें 4 स्तंभ है ना, तो हम A14 तक ले जाएंगे क्योंकि हमें 4 स्तंभ चाहिए। तो A14 अब A2 से शुरू होगा। A21 A22 क्या आ जाएगा तो 1/2 -3 × 2 धन 2 1/2 -6 धन 2 यानी कि 4/2 2 दूना 4। A22 A23 क्या आ जाएगा तो हम रखेंगे 1/2 आई के जगह पे 2 रखेंगे -3 × 2 और जे के जगह पे रखेंगे 3 तो आ जाएगा 3 दूना 6 6 में से 3 जाएगा 3/2। A23 हो गया तो A24 भी निकालेंगे। A24 तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा -3 × 2 धन 4 तो ये हो जाएगा 1/2 3 दूना 6 यानी कि 2 बराबर 1 आ जाएगा। A24 हो गया। A31 क्या आ जाएगा तो 1/2 -3 × 3 + 1 1/2 -9 + 1 1/2 × 8 2 चौका 8 4 बराबर 4। A32 बराबर 1/2 -3 × 3 + 2 -9 धन 2 तो 9 में से 2 जाएगा 7 यानी कि 7/2। A33 1/2 ब्रैकेट -3 × 3 + 3 ये हो जाएगा 1/2 3 3 के 9 9 में से 3 जाएगा 6 यानी कि × 6 2 3 6 तो 3 आ जाएगा। A34 तो 1/2 ब्रैकेट में -3 × 3 और +4 9 में से 4 जाएगा 5 बराबर आ जाएगा 5/2। तो अब हमारा आव्यूह क्या मिल जाएगा A बराबर हमारा आव्यूह मिल जाएगा 1 0 क्या है बोलो 1/2 हाँ हाँ 5/2 2 3/2 1 4 3 5/2 यही इसका आंसर हो जाएगा जो मैंने निकाला है। तो थोड़ा सा बड़ा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, समझ गए। इस तरह लगा लेंगे। चलो 6 नंबर देखते हैं। छह नंबर दिया है निम्नलिखित समीकरणों में x y z का मान बताइए। तो मैंने बताया है कि दो आव्यूह जब बराबर होते हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। 4x 2 5 बराबर दिया है y1। अच्छा उसको बता देते हैं, वही सवाल है, दोनों सेम है, उसको भी बता देते हैं। अभी
y1 z5 z, ठीक वही है इसीलिए छोड़ दियो, बड़ा था ना। देखो y बराबर क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऐसे हाँ z बराबर क्या आ जाएगा 2। तो संगत अवयवों की तुलना कर लेना, मैंने नियम अभी बताया है कि दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। इस तरह जो है ये लग जाएगा। इसका इसमें 3 सवाल है, एक लास्ट वाला देखो बता देते हैं। लास्ट वाला क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर दिया है 9 5 7। कैसे लगाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, x प्लस जेड बराबर 5 दिया है, y प्लस जेड बराबर 7 दिया है। तो बस मान इसमें का उठा के उसमें रख देना, x y z का मान बताना है। देखो y प्लस जेड का मान दिया है मैंने, तो रख दो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का 7 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2, x का मान निकल गया। अब देखो अब समीकरण 1 से ही देखेंगे, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। देखो तो x प्लस जेड का मान दिया है 5, 5 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4, y का मान 4 आ गया, x का मान आ गया। तो समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से करोगे ना तो x का मान क्या निकाले हो, x का मान निकाले हो 2 और प्लस y का मान निकाले हो 4 प्लस z बराबर 9, तो z बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 बराबर 3। ये आंसर हो जाएगा z बराबर, समझ गए। तो इस तरह लगा लेंगे। तो अगला सवाल 7 नंबर है, समीकरण इतना में ABCD का मान बताइए। वही सवाल है, ठीक मतलब तुलना करके ABCD का मान बताना है। ABCD का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी ये बराबर है -1 5 0 13। समझ गए, ये दिया ABC का मान बताना है। a माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा, 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, CA प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा। थ्री सी है, 3c, तो यहाँ पे लिख देना 3c प्लस डी बराबर 0। 2a माइनस बी बराबर 0 दिया है ना, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा b, तो a बराबर क्या हो जाएगा b बटा 2। इसको समीकरण 1 से देख लेंगे, a माइनस बी बराबर समीकरण 1 में क्या है -1 है, a का मान रख दो b बटा 2 माइनस बी बराबर -1। इसमें क्या करेंगे 2, तो b माइनस 2b बराबर -2, 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा b में से 2b घटाओगे -b बराबर हो जाएगा 2 दूना के -4। हाँ देखो, हाँ ठीक है, a माइनस बी बराबर क्या आया है, a का मान आया है b बटा 2, तो a माइनस बी बटा 2, a की जगह पे b बटा 2 -1 2 का एलसीएम लिए हैं तो 2 हो गया, a माइनस 2b हो गया। हाँ तो 2 का गुणा करें तो यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर या तो यहाँ पे -1 लिखो और हाँ यहाँ पे -1 लिखो, और अब जो है 2 का उधर गुणा कर दो, यानी -b बराबर -2, तो b बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह जो है हम लगा लेंगे 2a प्लस सी, तो a का मान हमें पता है 2a प्लस सी बराबर 5। a का मान कैसे पता है हमें, a माइनस बी बराबर -1 है, b का 2 निकाले हैं, तो a माइनस बी -2 बराबर -1, a बराबर -1 प्लस 2 बराबर 1, a का मान 1 आ गया, 2 गुणे 1 धन c बराबर 5, c बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, c का मान आ गया। तो अब क्या बताना है, हाँ 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 प्लस डी, हाँ 13 माइनस 9 बराबर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दिया है अगले सवाल में a बराबर
ए आई जे दिया है, ए बराबर ए आई जे दिया है, यम क्रॉस यन, समझ गए, एक वर्ग आव्यूह भी होगा। ए बराबर ए आई जे एक वर्ग आव्यूह भी होगा कब, एम इज ग्रेटर देन एम पहला ऑप्शन, एम इज लेस देन एन दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एम बराबर एन, और तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं, तो एम बराबर एन होगा। समझ गए, क्योंकि जब पंक्ति स्तंभ के बराबर होती है तभी वर्ग आव्यूह मिलता है हमें। आगे वाला एक्स वाई के लिए किन मानों के लिए आव्यूह के युग्म समान होंगे, यानी कि एक्स वाई का मान बताना है हमें, समझ गए, तो ऑप्शन में मान बताना है। एक 10 नंबर है, 3x3 के कोटि में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3x3 की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है। 512 बताए हैं, चलो 512 इसको नोट कर लेना, 512 बताए हैं तो याद कर लेना, उस समय नहीं बताया, इस समय भी नहीं। हाँ तो ये वाला सवाल लगा लेना। 9 नंबर, इसमें क्या दिया है, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4, तो हो जाएगा 3x + 7 = 0, y + 1 = 8, y = 8 - 1 = 7, और 2 - 3x = 4, -3 यानी कि 3x = 2 - 4, 3x = -2, x = -2/3। x का मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए, और क्या बताना है, निकल गया, यही x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, इस तरह। हाँ इस तरह हम जो है इसको लगा लेंगे। शेष सवाल मैंने सब करा दिया है, समझ गए, तो और शेष बचे जो सवाल इस चैप्टर के हैं 4.6 अगले दिन से कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलो ऑफ कर दो।